हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। हम प्रीवियस में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें है मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा नंबर सिस्टम एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने डिस्कस किया था। ये टॉपिक्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट एसएससी एंड बैंकिंग दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स है वहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन बनते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए एक लेंथी चैप्टर भी है। अब ऐसे लेंथी चैप्टर को एक ही वीडियो लेक्चर में बाइंड अप करना पॉसिबल नहीं होगा, सो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट कब, कैसे और कौन सी कंडीशंस के साथ फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके होने पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर पाएंगे। वेल, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह से ही सेम वही टर्मिनोलॉजीज के साथ यूज किया जाता है जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में यूज किए थे। तो जैसे प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल मूलधन की अगर हम बात करें तो यहां भी इसको पी से ही डिनोट करते हैं। अगर हम रेट की बात करें तो रेट को यहां भी आर से ही डिनोट किया जाता है, R% पर एनम। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम टी से डिनोट किया जाता है इन ईयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में यहां ये बात मैटर करती है कि रेट और टाइम आइडेंटिकल होना जरूरी है। अगर रेट और टाइम आइडेंटिकल नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो आपका गलत आंसर देगा। नाउ रेट और टाइम आइडेंटिकल होने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली किसी भी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का इंटरेस्ट हमेशा बराबर आता है, क्योंकि वहां हर साल मिलने वाले इंटरेस्ट की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल मिलने वाले इंटरेस्ट की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना। कैसे मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए किसी भी एक प्रिंसिपल वैल्यू को अगर आप एक साल के लिए कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उस एक साल पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अगले साल के लिए वो इंटरेस्ट भी जाकर प्रिंसिपल में ही जुड़ जाता है, जिससे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो गई। और जब प्रिंसिपल चेंज हो गया तो डेफिनेटली अगले साल मिलने वाले इंटरेस्ट की वैल्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल अलग अलग हो जाता है। दैट्स व्हाई कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कंपेयरिंग टू सिंपल इंटरेस्ट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि रेट और टाइम आइडेंटिकल होना जरूरी है, तो यहाँ ये बात मैटर करती है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हमें रेट और टाइम लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, यदि ब्याज जोड़ा जाता है, लेट एनुअली, वार्षिक, अगर ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है तो फिर आपको टाइम कितना लेना है और रेट कितना लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो एनुअल बेसिस पर रेट और टाइम जनरली क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। आपको टाइम ईयर्स में दिया होगा और रेट भी आपको पर एनम बेसिस पर दिया होगा, वार्षिक आधार का दर आपको दिया होगा। रेट और टाइम दोनों आपको गिवन होंगे, ये दिए जाएंगे। नाउ एनुअल बेसिस के रेट और टाइम से ही बाकी के कॉन्सेप्ट के रेट और टाइम आपको फाइंड करने होते हैं। अब अगर आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करना हो, हाफ ईयरली दैट मींस छमाही आधार पर अगर ब्याज जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो फिर रेट और टाइम आपको एनुअल बेसिस के लेकर सॉल्व नहीं करना है। अब आपको हाफ ईयरली के रेट और टाइम ही आइडेंटिफाई करने होंगे, क्योंकि उन्हें लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हाफ ईयरली बेसिस के रेट और टाइम कितने हो जाएंगे? इसके लिए 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होंगे, 6 महीने के 2 ड्यूरेशन हो जाते हैं। अगर 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स तो टी ईयर्स में कितना हो जाएगा? इंटू 2, इतने हाफ ईयर्स का ड्यूरेशन हो जाएगा। नाउ रेट और टाइम एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है। अगर हम हाफ ईयरली बेसिस पर एनुअल टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाफ ईयरली बेसिस पर एनुअल रेट को 2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये हाफ ईयरली का रेट हो जाएगा, ये हमारा हाफ ईयरली रेट हो जाता है। ऐसे ही अगर कहा जाता है कि इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली मतलब तिमाही कैलकुलेट करना है,
अगर ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है तो फिर रेट ऑफ टाइम हमें क्वार्टरली के ही चाहिए होंगे, और क्वार्टरली का रेट ऑफ टाइम भी एनुअल बेसिस के रेट ऑफ टाइम से ही कैलकुलेट करेंगे। एनुअल बेसिस का रेट टाइम अगर टी ईयर्स है तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स, कितनी तिमाहियां, तो 3-3 महीने के 12 महीने में कितने ड्यूरेशन हो जाएंगे, 4 ड्यूरेशन। इसका मतलब 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो टी ईयर्स में कितने क्वार्टर्स इनटू 4, इतने क्वार्टर्स का ड्यूरेशन हो जाएगा। अगर टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एनुअल रेट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, इतना परसेंट क्वार्टरली का रेट हो जाए, तो हमारा क्वार्टरली रेट ये हो जाता है। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में एनुअल, हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंथली बेसिस का कोई क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता, क्योंकि मंथली में रेट ऑफ टाइम बहुत नॉमिनल हो जाते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी मंथली बेसिस पर आपसे पूछा गया, मासिक आधार पर ब्याज जोड़ने के लिए अगर कहा गया मंथली बेसिस पर, तो एनुअल बेसिस का जो भी टाइम दिया हो उसको 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने मंथ्स का ड्यूरेशन हो जाएगा। और रेट की अगर हम बात करें तो रेट, क्योंकि टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एनुअल रेट को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो रेट हो जाएगा R/12% मंथली। ओके, यही 4 स्पेसिफिक फॉर्मेट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मंथली का केस रेयर है, ना के बराबर पूछा जाता है। एनुअल, हाफ ईयरली और क्वार्टरली इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। क्लियर? अब ऐसे में पी प्रिंसिपल वैल्यू का R% पर एनम के रेट से टी ईयर्स के, अगर अमाउंट की बात करें कि टी ईयर्स के बाद आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, तो अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम, होल टू द पावर टाइम। ये हमारे अमाउंट की वैल्यू होती है। और अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो दैट विल बी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पर कॉन्सेप्ट बनता है अमाउंट की वैल्यू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर t माइनस p, दोनों में से p कॉमन लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर t माइनस 1। ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाती है। बट रिमेंबर, हम मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट को फाइंड आउट करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जब तक स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूटिलाइज ना करना पड़े। क्लियर? अब ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ रिमेंबर, ड्यूरेशन अगर हमारा यहां पर देखें फॉर्मूला बेसिस में, तो हमने अमाउंट का फॉर्मूला निकालने के लिए ड्यूरेशन टाइम को कहां रखा हुआ है, एक्सपोनेंट में। ऐसे यहां पर अगर हम देखें तो ड्यूरेशन कहां प्लेस किया गया, एक्सपोनेंट में। और एक्सपोनेंट की वैल्यू तभी तक आसानी से फाइंड की जा सकती है जब तक एक्सपोनेंट में लिखी जाने वाली वैल्यू होल नंबर है। अगर ये होल नंबर ना हो करके फ्रैक्शन या डेसिमल हो गई तो वैल्यू प्लेस करना पॉसिबल नहीं रह जाएगा। और फ्रैक्शन या डेसिमल कब होगी, जब आपके टाइम की वैल्यू लेस देन 1 ईयर हो जाए। एनुअल बेसिस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस हो और टाइम लेस देन 1 ईयर हो, तो फिर हम वैल्यू को, टाइम को यहां प्लेस करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे फॉर्मूले, तो फिर कैसे करेंगे। इसके लिए याद रखिएगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर जोड़ने के लिए कहा गया हो, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में यदि ब्याज वार्षिक आधार पर जोड़ने के लिए कहा जाता है तो 1 साल तक का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर हो जाते हैं। ओके, लेकिन याद रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू अप टू 1 ईयर तभी बराबर होगी जब इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए और ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर हो। अगर 1 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन है तो ऐसा नहीं होगा, या फिर इंटरेस्ट को एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट ना करके हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए तो भी ऐसा नहीं होगा। केवल और केवल एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के केस में ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 1 साल तक के लिए बराबर होती है। क्लियर? तो ऐसे में अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया हो, टाइम लेस देन 1 ईयर हो और इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट यूज करने की बजाय हम सिंपल इंटरेस्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में बराबर हो जाते हैं। क्लियर? वेल, कंपाउंड इंटरेस्ट के इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस या बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करते हैं। चलिए, आज के लिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑफ 9 मंथ्स। तो हमसे कहा गया है 8,000 रुपीज का, तो ये हमारे लिए प्रिंसिपल हो जाता है। 8% पर एनम के रेट से, तो ये हमारे लिए रेट हो गया। टाइम हमें दिया है 9 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया।
8,000 रुपीज का 8% पर एनम के रेट से 9 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। नाउ इसमें ये तो बताया ही नहीं गया कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, किस बेसिस पर कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं बोला गया। जब किसी क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई गई हो कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है, तो फिर इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट करने का हो जाता है। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट करना है, एनुअली, वार्षिक आधार पर ब्याज जोड़ने का केस हो जाता है। और अगर एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट ऑफ टाइम एनुअल बेसिस का होना चाहिए। रेट पर एनम दिया, वार्षिक दिया है, लेकिन टाइम मंथ्स में दिया है। लेकिन मंथ्स में जो टाइम दिया है इसकी वैल्यू लेस देन 1 ईयर है, 1 साल से कम है। और अगर टाइम एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस हो कंपाउंड इंटरेस्ट में और टाइम लेस देन 1 ईयर हो, तो ऐसे केस में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। और सिंपल इंटरेस्ट तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल रेट और टाइम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है। लेकिन इसके लिए भी रेट और टाइम आइडेंटिकल फॉर्मेट के होने चाहिए, क्योंकि रेट पर एनम है तो टाइम भी हमें ईयर्स में चाहिए। तो टाइम को ईयर्स में बदलते हैं, 9/12 दैट इज 3/4 ईयर्स। तो हम टाइम 3/4 ईयर्स लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे। सो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 8% एंड टाइम इज 3/4 अपॉन 100। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 00 दैट इज 2, 3 2 जा 6, 8 जा 48, 480 रुपीस का इंटरेस्ट हो जाता है। हालांकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर है और इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर कैलकुलेशन का केस है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू भी 480 रुपीस ही हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीस 9,000 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम ऑफ 9 मंथ्स if the interest is calculated quarterly। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9,000 रुपीस का 16% पर एनम के रेट से 9 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कंपाउंडेड क्वार्टरली, ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, ब्याज तिमाही जोड़ा जाना है। अगर ब्याज तिमाही जोड़ा जाना है तो फिर क्वार्टरली बेसिस के रेट और टाइम ही चाहिए, उसी के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एनुअल बेसिस के रेट और टाइम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहला काम है कि हम रेट और टाइम दोनों को ही क्वार्टरली बेसिस में कन्वर्ट करें। ओके, अब क्वार्टरली बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली शर्त है कि हमें रेट और टाइम एनुअल बेसिस का दिया जाना चाहिए। तो रेट तो हमें एनुअल बेसिस का दिया, पर एनम वार्षिक दिया, लेकिन टाइम मंथ्स में दिया, तो मंथ्स को सबसे पहले ईयर्स में कन्वर्ट किए थे, 9/12 ईयर्स हो जाता है। ठीक है, 12 से डिवाइड कर दिया, ईयर्स हो गया। अब एनुअल बेसिस के रेट और टाइम को क्वार्टरली के रेट और टाइम में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने देखा था कि एनुअल बेसिस के रेट को रेट एंड टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी एनुअल बेसिस का टाइम दिया है उस टाइम को क्वार्टरली के लिए, फॉर क्वार्टरली, तिमाही में कन्वर्ट करने के लिए एनुअल टाइम को 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स? 4 क्वार्टर्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एनुअल रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, इतना परसेंट क्वार्टरली का रेट हो जाएगा, जबकि इतने क्वार्टर्स का ड्यूरेशन हो जाएगा। क्लियर? दैट इज 4, 3 एंड 3, तो 3 क्वार्टर्स का ड्यूरेशन हो गया एंड 4% क्वार्टरली का रेट हो जाता है, 4% क्वार्टरली का रेट हो जाएगा एंड 3 क्वार्टर्स का ड्यूरेशन हो जाएगा। नाउ अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन 2 से ज्यादा हो जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला फॉर्मेट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फॉर्मूले को अगर हम अवॉइड करें, फॉर्मूले के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करें कि हमारा फॉर्मूला यूज ना हो, क्योंकि फॉर्मूले में कैलकुलेशन हमें ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर हम फॉर्मूला फॉर्मेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें उसका ऑल्टरनेट वे चाहिए। अब अगर आपके पास रेट और टाइम दोनों ही सेम फॉर्मेट के हैं, प्रिंसिपल वैल्यू अवेलेबल है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सबसे आसान तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का होता है बॉक्स मेथड। सबसे आसान तरीका है बॉक्स मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। अब ये बॉक्स मेथड होता क्या है? जैसा कि बॉक्स मेथड बाय नेम है, तो बॉक्सेस ड्रॉ करने, कितने बॉक्सेस? जितना आपके पास टाइम है। ओके, तो एक कॉलम में उतने बॉक्सेस ड्रॉ कीजिए जितना आपके पास टाइम है। तो टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3। रेट और टाइम आइडेंटिकल होना चाहिए, तो 3 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे एक कॉलम के अंदर। तो एक कॉलम में हमने 3 बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए, दैट इज दिस वन। अब क्योंकि बॉक्स मेथड है तो बॉक्स मेथड के लिए याद रखिएगा, आपको जितना टाइम दिया एक कॉलम में सबसे पहले उतने बॉक्सेस ड्रॉ कीजिए, फिर इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक बॉक्सेस ड्रॉ करते चले जाएंगे, 3 2 1 इस तरह से।
लेकिन स्टेप कैसा, ऊपर से एक बॉक्स छोड़िए और नीचे दो बॉक्सेस, फिर ऊपर एक और छोड़िए नीचे एक बॉक्स, इस तरह का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 2 1 4 आता तो 4 3 2 1 इस तरह से हम बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं। अब इन बॉक्सेस के अंदर डेटा फिल करना है, सबको ऐड कर देना है, दैट्स द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट कॉलम के टॉप मोस्ट बॉक्स में जो डेटा आता है वो होता है प्रिंसिपल और रेट का मल्टीप्लाई। क्लियर? तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 9000 और रेट हमारे पास है 4%, तो 4/100 सिंप्लीफाई करते हैं, 9 4 जा 36, 360। ये हो गया फर्स्ट कॉलम के टॉप मोस्ट बॉक्स का डेटा। अब फर्स्ट कॉलम में इसी डेटा को पूरे कॉलम के सारे बॉक्सेस में कॉपी कर दीजिए, 360 एंड 360, दैट मींस इसी को पूरे कॉलम में कॉपी कर देते हैं। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम के अंदर डेटा क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम के टॉप मोस्ट बॉक्स में जो डेटा आता है वो इससे अपर रो पंक्ति के अंदर जो डेटा लिखा है उसके साथ रेट का मल्टीप्लाई। तो रेट कितना हमारे पास 4%, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 0 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 1 2 14, 10 से डिवाइड करेंगे 14.4। क्लियर? तो क्या करना है, सेकंड कॉलम के टॉप मोस्ट बॉक्स में डेटा इससे अपर रो पंक्ति के अंदर जो डेटा लिखा है उसके साथ रेट का मल्टीप्लाई हमेशा रेट से ही करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ इसको भी ऊपर से नीचे तक पूरे कॉलम में कॉपी कर देते हैं, तो दैट मींस इससे अगले वाले बॉक्स में भी 14.4 हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं थर्ड कॉलम की तरफ। थर्ड कॉलम के टॉप मोस्ट बॉक्स में जो डेटा है वो इससे अपर रो ये है और इस रो के अंदर दो डेटा है 360 एंड 14.4, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 360 में इसको प्लस करते हैं तो 374.4 के साथ रेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 जा 16, 16 17, 17 4 जा 28 29, 4 3 जा 12 एंड 14। डेसिमल 1 प्लेस ये है, 2 ये 3 प्लेस ये बात, दैट मींस यहां डेसिमल आ जाएगा। क्लियर? इन सब डेटा को आपस में प्लस कर देते हैं, जो भी आएगा वो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाती है। तो 363 टाइम्स तो 36 1080। नाउ इधर देखते हैं तो 14 28.8 एंड लास्ट वन इज 14.976। इन सबको प्लस कर देना, प्लस करते हैं, चलिए। तो यहां आएगा 6 7 8 9 17 कैरी 1, 8 4 12 13 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 एंड 8 12 1 1। डेसिमल हमारा 3 प्लेस के बाद, दैट इज 3 प्लेस के बाद, तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा। ओके, लेकिन हम रुपीस पैसे की बात कर रहे हैं तो रुपीस पैसे में डेसिमल की वैल्यू 2 ही रहती है, तो डेसिमल के बाद की 2 ही प्लेस रखेंगे। अगर थर्ड प्लेस पर 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड अप कर देंगे, अदरवाइज लीव इट। तो ये 5 से बड़ा है, सो राउंड अप करेंगे तो दैट वुड बी 78 1123 पॉइंट, दैट मींस इतने रुपीस का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए। क्लियर? तो ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बॉक्स मेथड अगर क्लियर हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं अब इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड है हमारा नेट परसेंटेज चेंज मेथड। नेट परसेंटेज चेंज, हम इसके थ्रू भी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट परसेंटेज चेंज में सबसे पहले देखते हैं ड्यूरेशन कितना है, 3 क्वार्टर्स, दैट मींस फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। इन 3 क्वार्टर्स के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वार्टर में हमारा रेट कितना रहेगा, 4% का रेट रहेगा। अब सेकंड क्वार्टर में रेट कितना रहेगा, क्योंकि 3 क्वार्टर्स के लिए 4% का रेट है तो पूरे ड्यूरेशन में रेट तो कांस्टेंट रहेगा, तो सेकंड क्वार्टर में भी हमारा रेट 4% ही रहेगा और थर्ड क्वार्टर के लिए भी हमारा रेट 4% का ही रहता है। क्लियर? क्योंकि 3 क्वार्टर्स के लिए 4% के रेट से 9000 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो तीनों ही क्वार्टर्स में 4% का रेट कांस्टेंट रहेगा। अब एक बात याद रखिएगा, प्रीवियस जो हमने बॉक्स मेथड यूज किया था उसके लिए फाउंडेशन है कि अगर पूरे ड्यूरेशन में रेट हमारा कांस्टेंट रहता है तो फिर हम बॉक्स मेथड से इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम नेट परसेंटेज चेंज को यूज करें, ये ज्यादा आसान होता है। नेट परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट में तीनों का नेट परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं, वो ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी जिससे 9000 रुपीज का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 and 4 का नेट परसेंटेज चेंज, तो पहले इन दोनों का निकालते हैं, जो आएगा उसके साथ थर्ड वैल्यू को लेकर फिर से नेट परसेंटेज चेंज निकाल देंगे, तीनों का एक्चुअली फाइनली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट परसेंटेज रेट हो जाए। ना 4 and 4 का अगर हम निकालें तो 4 और 4, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, हमेशा पैसा बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो दैट मींस इंक्रीजिंग रेट है, तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव, सेकंड इंक्रीजिंग पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस, तो प्लस 4 into 4 upon 100।
तो 4 4 8 एंड प्लस 16 100 से डिवाइड करेंगे पॉइंट तो 8.16। तो इन दोनों का नेट परसेंटेज चेंज हो गया 8.16% इंक्रीजिंग। इसके साथ 4 को लेकर फिर से फाइंड करते हैं तो 8.16 के साथ 4 को लेना है तो इंक्रीजिंग एट एक्स पॉइंट प्लीज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड प्लस 8.16 into 4 divided by 100 that is इन दोनों को प्लस किया 12.16 मल्टीप्लाई प्लस 4 6 24 4 1 4 and 2 6 and 8 4 32। डेसिमल कितने प्लेस के बाद 2 प्लेस और आएगा तो यहाँ हो जाएगा। इनको ऐड करना है तो दैट वुड बी 64 6 2 8 3 1 4 12 पॉइंट। ये हमारा ओवरऑल नेट परसेंटेज चेंज की वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब अगर हम इतना परसेंट 9000 का निकाल दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। सो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाती है प्रिंसिपल इनटू नेट परसेंटेज चेंज। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 9000 रुपीज और नेट परसेंटेज चेंज हमने आइडेंटिफाई किया 12.4864 डिवाइडेड बाय 100। इसे सॉल्व करना क्लियर। डेसिमल के बाद 4 प्लेस है तो डेसिमल हटा के 4 जीरोस लगा देते हैं यहाँ पर। 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करते हैं 9 6 9 4 36 9 6 54 57 9 8 72 and 77 carry 7 9 4 36 and 7 43 carry 4 9 2 18 and 4 22 carry 1 2 9 1 9 2 11 दैट इज डेसिमल 3 प्लेस के बाद तो यहाँ आ जाए। अब हमें रुपीस में वैल्यूज चाहिए तो रुपीस में डेसिमल के बाद के 2 ही प्लेस चाहिए तो थर्ड प्लेस क्योंकि 5 से बड़ा है राउंड अप कर देते हैं। सो 1123.78 ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है ओवरऑल नेट कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के इन मेथड्स के साथ हम आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर फाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।